हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, बेटा अब ज़्यादा टाइम बीत चुका है। आपको अब बिल्कुल सीरियस होना है अपनी पढ़ाई के लिए। अब फालतू की चीज़ों से सारा दिमाग हटाकर हमें हमारा ये जो 25 to 30 डेज़ का पीरियड है, इसे सिर्फ और सिर्फ हमारी पढ़ाई में देना है और कहीं भी नहीं, है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जितना ज़्यादा हो सके एग्ज़ाम के पहले प्रिपेयर करवा दूँ, ठीक है। बट आपको भी अपने लेवल पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझना होगा कुछ चीज़ों को, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ मैथ्स नहीं, हर एक सब्जेक्ट ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बैलेंस बना के पढ़िए, जिसमें से आपको मैथ्स के लिए अभी रेगुलर टाइम निकालना है जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। चलो आते हैं इस चीज़ के ऊपर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम इसके पहले वाला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर क्या यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का, ये सीखेंगे हम, और कैसे यूज़ किया जाता है ये चीज़, ठीक है। तो ये जो दो चैप्टर मिला करके आपको आ रहा है, ये आपको आ रहा है टोटल 12 मार्क्स में, ठीक है। मतलब हमारा जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मिला करके 12 मार्क्स में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो चैप्टर यदि आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 12 मार्क्स बिल्कुल बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। अभी और करेंगे, बट 12 मार्क्स थर्ड हाईएस्ट टॉपिक है आपका, है ना। मतलब कि जिस जो सबसे ज़्यादा मार्क्स थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मार्क्स वाइज अगर देखा जाए तो चलो, इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 6 एग्जाम्पल्स हैं, तो वो हम देखेंगे जितनी जल्दी हो सके। फटाफट फटाफट, एक बार बोलूँगी बेटा, बार बार नहीं बोलूँगी, आपका टाइम वेस्ट हो, मैं ये नहीं चाहती। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा था तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट करें, और नहीं तो आपको कैसा क्या लगा इसका फीडबैक दें। चलो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है एप्लीकेशन में, हमें ये समझना है कि इसे यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना इसके अंदर, कि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पहले वाले लेक्चर में भी, मतलब पहले वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें भी यही बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा हमेशा 90 डिग्री एंगल्स में लगती है, ठीक है। मतलब हमारा 90 डिग्री एंगल बनेगा तो ही हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। इसमें ये जो है जिसपे ट्राइंगल खड़ा है उसे बोला जाता है बेस, 90 डिग्री जिससे बन रहा है उसे बोला जाता है परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड हो जाती है लॉन्गेस्ट साइड, ये हो जाती है हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम किस चीज़ को क्या समझेंगे देखना। हाइट एंड डिस्टेंस, यदि आप लोगों को बेस दे रखा है, एंगल दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, ऑटोमेटिकली हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते थे, मतलब वो वाली थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। बट अब खाली आपको परपेंडिकुलर दे दिया है और एंगल दे दिया है और आपसे पूछ लिया कि बताओ भैया हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो आप आसानी से इसकी मदद से, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ये चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, हाइट एंड डिस्टेंस कहाँ कहाँ पर ये यूज़ किया जाता है कोई पूछने वाला नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ किसी भी आइलैंड की पोजीशन निकालने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से, या फिर जो स्टार्स हैं उनका डिस्टेंस निकालने के लिए, सन हो गए, मून हो गए, इनका डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। माउंट एवरेस्ट और इनकी जो हाइट है ये कैसे पता करी है, इंच टेप लेके नहीं गई थे वो लोग, है ना, उन लोगों ने इसी चीज़ का यूज़ किया है, ठीक है। ये सब आपको समझना है। अब यहाँ से नेक्स्ट चीज हमारी इस चैप्टर में हमें सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगी, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन से हम क्या समझते हैं कि मान लो ये चिंकी है, अब ये दिल्ली गई कुतुब मीनार देखने के लिए। अब इसने क्या करा, कुतुब मीनार के इतनी दूर ये खड़ी थी, यहाँ पर ये खड़ी थी, और यहाँ से ये क्या कर रही थी, उस कुतुब मीनार के टॉप को देख रही थी। तो ये जो बेस है, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन से इसने अपना सर जैसे नीचे था तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे उठाया होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल है वो क्या हो रहा है, एलिवेशन का एंगल है। मतलब कितनी एलिवेशन, कितनी उसकी गर्दन घूमी है उस चीज को ऊपर तक देखने के लिए। किसी चीज को हम नीचे खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो उस वाले एंगल को हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन से हम क्या समझते हैं कि मान लो अब ये चिंकू है, यहाँ चिंकी ही है, चलो छोड़ो, चिंकू की चोटी आ गई तो इसे चिंकी बना दिया, है ना। ये चिंकी है यहाँ पर, ये नीचे कोई कुछ बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे, है ना, उनको देख रही है ये, उसके मम्मी पापा ने उसको चिल्ला दिया बिकॉज उसकी 10th क्लास की एग्जाम है तो वो नहीं जा सकती खेलने के लिए, तो वो यहीं से बैठे बैठे इनको देख रही है। तो अब जब ये ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ देख रही है, मतलब क्या हो रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। इधर क्या हो रहा था, एलिवेशन, मतलब ऊपर देख रहे थे, अब इधर क्या हो रहा है, ये नीचे देख रही है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, डिप्रेशन बोला जाता है। तो एलिवेशन वाला यहाँ से ऐसे
बन रहा था, तो इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी और ये जो डिप्रेशन वाला है वो इस तरीके से एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल रहता है वो ये वाला नहीं, ये वाला रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कायदे से देखा जाए अगर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो पैरेलल है, और अगर जैसे ही ये पैरेलल है तो ये जो लाइन बनती है ये हमारी ट्रांसवर्सल बन जाती है। ट्रांसवर्सल की एक प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है तो आप उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये था आपका बेसिक कंसेप्ट, बस इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसमें कुछ 16 या 17 क्वेश्चन है जो आप 1 से 2 बार मेरे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे और एक बार खुद सॉल्व कर लेंगे, तो यूँ समझो कि आपके 12 में से 6 मार्क्स तो प्रिपेयर हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं जो याद होना ज़रूरी है ना, कि किसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसके लिए ये टेबल है, आपको आपकी जो एग्ज़ाम कॉपी है वो कुछ 15 मिनट पहले मिल जाएगी, एग्ज़ाम होने के 15 से 20 मिनट पहले, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने के। ठीक है, तो आपको पहले सारी एंट्रीज फिलअप करनी है, हर एक पेज पर मार्जिन खींचनी है। वो कैसे क्या करना है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ताकि कि आप समझ सकें कि किस तरीके से आपको एग्जाम में जाकर के क्या चीज़ें पहले फॉलो करनी है। ठीक है, ताकि आपके पास में पेपर सॉल्व करने के लिए इनफ टाइम बचे। तो उसमें से एक चीज़ उन 15 मिनट में जो आपको करनी है वो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फटाफट फटाफट बना लेना है ना, इतना सजा के नहीं बनाना है, दिवाली बना के नहीं बनाना है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीट एंड टाइडी लगे इसलिए मैंने इतनी मेहनत करी है, बट आपको वहाँ पर फटाफट फटाफट बनाना है, 2 मिनट में आपकी टेबल बन जानी चाहिए। चलो, तो आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल पर। इसमें एक पोयम है जो मैं पहले वाले चैप्टर में भी समझा चुकी हूँ, वापस से देखते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल के लिए जो पोयम हमें फॉलो करनी है वो है सम पीपल हैव curly brown hairs that are changed permanently black। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इस पोयम से हमारा क्या मतलब होता है देखना समझना। इधर सम पीपल हैव, सम से हो जाता है हमारा साइन थीटा, पीपल से हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, हैव से हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, कर्ली से हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ब्राउन से हो जाएगा बेस और एच से हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। दैट आर चेंज, तो दैट का हो जाएगा टी, टैन थीटा, परमानेंटली से हो जाएगा पी, ब्लैक से हो जाएगा बी। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच और टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय बी। यहाँ पर एक चीज समझना, साइन थीटा जो होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 कॉसेक थीटा। मतलब मैं अगर कॉसेक थीटा को लिखने जाऊं तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा, मतलब कायदे से h अपॉन पी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा p बाय एच है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, h बाय p हो जाएगा। इसी तरीके से साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, इसका अगर जैसे b बाय एच कॉस का है तो सेक थीटा का हो जाएगा h बाय b। ठीक है, इसके बाद में टैन थीटा का हो जाता है हमारा कॉट थीटा। टैन थीटा का अगर p बाय b है तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, b बाय p हो जाएगा। बस इतना अगर आपको याद है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। चलो टेबल पर आते हैं जल्दी से। टेबल में इस तरीके से आपके ये जो 6 रेशियोज हैं वो है साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, और आपके जो एंगल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 से लेकर के 90 के बीच में रहेंगे। 0 डिग्री, फिर इसमें 30 ऐड करा तो 30 डिग्री, फिर 15 जोड़ा और फिर लास्ट में वापस 30 जोड़ दिया। ठीक है, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये रहेंगे हमारे क्या एंगल्स। इसके बाहर आपको कोई एंगल आएगा ही नहीं। ठीक है, साइन 0 डिग्री, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ ना, ऊपर वाली ये जो लाइन है इसमें 0 से लेकर के 1 तक मैंने फिल कर दिया पहले। अब यहाँ पर 0 और 1 के बीच में क्या आता है 1/2, तो इसके जस्ट बाद मैंने ये लिख दिया। अब 1/2 के देखे देखी ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 तो होगा पर सेम वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसमें मैंने रूट लगा दिया, है ना। ये याद करने का एक तरीका बता रही हूँ मैं। ठीक है, ये पूरे सॉल्व करके वैल्यूज आई है बेटा, बट हमें अभी वो सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, इसीलिए, है ना। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया। तो अब यहाँ पर लास्ट जो वैल्यू बचती है वो क्या हो जाती है, √3/2। बस ये लाइन आपको याद हो गई, इसका उल्टा इधर छाप दो, मतलब 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। 1 के बाद में क्या आ रहा है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। 1/√2, 1/√2, ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये 1/2 यहाँ आ गया। ठीक है, अच्छा, अब टैन थीटा जो होता है ना, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टैन थीटा में बोल रही हूँ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1
तो 0/1 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही तो होती है। ठीक, उसी तरीके से 1/2/√3/2 है अगर, तो ये 2 से 2 गया तो अल्टीमेटली क्या बचा मेरे पास में 1/√3। ठीक, यहाँ पर 1/√2 है और 1/√2 है, √2 से √2 कैंसिल, तो 1/1 मतलब क्या 1। ठीक है, यहाँ पर बचा √3/2/1/2 है, ये √2 नहीं है, 1/2 है ना। तो देखो ये 2 से 2 चले गया, तो ये क्या बचा मेरे पास में खाली √3, और 1/0 तो अभी तक कोई डिफाइन हुआ ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो नॉट डिफाइंड आ जाएगी। वैसे ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये एंगल आपको देंगे नहीं, और अगर दे देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। नॉट डिफाइंड करके आंसर खत्म। कॉसेक, कॉसेक की मैं अगर बात करूं तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, मतलब 1/sin, तो 1/sin मतलब साइन ए की वैल्यू अभी क्या थी हमारी 0, तो 1/0 फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा 1/2, मतलब 1/, अच्छा अब 1/1 करती मैं तो इस 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं था, जैसे 1 ये फ्रैक्शन छोड़ा और यहाँ पे ये वाला 1/2 आता, तो जिसका कोई नहीं होता ना मैथ्स में उसका 1 होता है। जैसे मैंने लिख दिया 2 और एक लिख दिया मैंने 3/2, तो अभी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ऐसा। तो 2/1, तो यहाँ पर मैं क्या बोलती 1/1/2, तो इसके नीचे मैंने इसको भी फ्रैक्शन में और इसको भी फ्रैक्शन में कर दिया। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली ये 2 इसके पास चले जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। इसका एक बता देती हूँ मैं क्या होता है, जैसे कि अगर a/b/c/d में मेरा फ्रैक्शन है ना, मतलब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो ये वाला तो इसके पास आ जाता है और ये वाला इसके पास चले जाता है, तो क्या बन जाता है a/d/b/c, ये बन जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था 1/1/1/2, तो ये 1 इसके पास आ गया, ये 2 इसके पास चले गया, तो अल्टीमेटली जो बना वो बना क्या 1/2/1/1, तो अल्टीमेटली क्या दिया 2। अच्छा, अब बार बार ये इतना बड़ा फ्रैक्शन करने से अच्छा है हम डायरेक्ट उसका रेसिप्रोकल कर दें, तो कॉसेक ए मतलब साइन ए का उल्टा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा आंसर डायरेक्ट √2। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, है ना, मतलब इसका उल्टा, और ये 1 है इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, तो 1/1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो वापस से क्या आएगा, वही आएगा 1। अच्छा, अब सेक के लिए हमारा हो जाता है कॉस, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अच्छा, इसको या तो आप ऐसे रेसिप्रोकल कर दो या इसका उल्टा जमा दो, एक ही बात है, जैसा इसके लिए करा था, यहाँ से लेके यहाँ तक करा था, फिर अगले वाले में इसका उल्टा कर दिया था, ऐसा कर दिया था, यहाँ पर भी वही होगा, तो या तो ये कर लो या फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, एक ही आंसर आएगा। अच्छा, सेक में इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, देखो सेम वैल्यू है ना, तो अब उल्टा जमा देते हैं हम तो फटाफट यहाँ। अच्छा, तो हम यहाँ पर कॉस में 1/2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या है 0 था तो 1/0 हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा, तो कितना हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड। ठीक, ओके। कॉट की बात करें तो अभी 0/1 था, तो अभी 1/0, मतलब क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसके बाद में अगला वाला है हमारा 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल √3, इसका 1 ही रहेगा, इसका √3 था तो इसका 1/√3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0, मतलब नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 था, तो इधर क्या हो जाएगा 0/1, मतलब अल्टीमेटली क्या आ गया हमारा आंसर 0। तो इस तरीके से आप क्या बना लेंगे, हमारी पूरी टेबल बना लेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी लेके आ जाओ साथ में, है ना, एनसीईआरटी, और साथ साथ में मेरे साथ ही सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है। चलो, तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, जो कि पेज नंबर 198 पर है, वो क्वेश्चन क्या बोलता है सुनना इधर, या देखो इधर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है अपनी बुक में देखना, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक टावर है, ये टावर मान लो ए बी है ना, तो ये क्या बोल रहा है हमें कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर ये हो जाएगा, तो इससे 15 मीटर दूर, मतलब जो बेस है वो कितना दे रखा है 15 मीटर दे रखा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यदि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की साइड देखा जा रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट हम क्या ले लेते हैं फिलहाल के लिए h ले लेते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा देखना।
लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। ठीक है, अब आप देखो कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस साथ में आता है? तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स दैट आर चेंज्ड परमानेंटली ब्लैक, मतलब वो दैट आर चेंज मतलब टेन थीटा जो है वो बोलता है परमानेंटली ब्लैक, मतलब परपेंडिकुलर और बेस उसमें आ रहे हैं साथ में। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, मतलब थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो टेन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब हाइट ले लेंगे h, और बेस कितना दिया, 15 दिया। अच्छा, अब हमने वो जो शीट बनाई ना सुंदर सी बिल्कुल एकदम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उसमें देखते हैं जल्दी से फटाफट कि टेन 60 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है। टेन 60 की वैल्यू हमें पता है यहाँ से कि √3 होती है, तो टेन 60 की जगह पर हमने इसकी वैल्यू क्या रख दी, √3 इज इक्वल्स टू h, और नीचे आ गया 15। अब हाइट निकालना है तो नंबर एक तरफ होते हैं, वेरिएबल एक तरफ होते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर आ जाएगा, और इधर तो 1 था तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। तो हाइट इज इक्वल्स टू 15√3 मीटर। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1, जो कि इतना फुद्दू सा क्वेश्चन था। ठीक, सो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, जो कि पेज नंबर 198 पे दे रखा है वापस से। और वो क्वेश्चन क्या है, सुनना इधर, क्या क्वेश्चन बोला है हमें। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अच्छा, ये जो पोल है इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है टोटल। She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair work। मतलब क्या दे दिया है कि यदि यहाँ पर उसे काम करना है तो यहाँ पर तो लैडर रखेगी नहीं, अदरवाइज लैडर पे बैठ थोड़ी सकती है वो, है ना। तो इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, लैडर इस पॉइंट से जहां पर उसे रिपेयर करना है उससे 1.3 मीटर नीचे, मतलब यहाँ पर कहीं पर उसे रखना पड़ेगी, उसकी लैडर टिकाना पड़ेगी, उसकी जो निसन्नी है वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1.3 हो गया। ठीक है, What should be the length of the ladder? हमसे length of the ladder पूछ ली है। That she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। एंगल दे दिया है लैडर और रोड के बीच का कि 60 डिग्री है। Would enable her to reach the required position। क्या लेंथ होनी चाहिए लैडर की। Also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder। और ये भी निकालना है हमें, क्या निकालना है, बेस भी निकालना है कि वो कितनी दूर पे रखे। तो एक तो हमें क्या निकालनी है, इस लेडर की लेंथ निकालनी है, साथ ही साथ हमें क्या निकाल देना है, इसका बेस निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन समझना, सबसे पहले ये 60 डिग्री दे रखा है और ये फिलहाल में पूरा हमें 5 मीटर दे रखा है, तो हमें सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए क्योंकि हम हमारा ट्राइंगल BDC देखेंगे, इस पूरे से हमको कोई मतलब नहीं है ना। तो इतना देखेंगे क्योंकि लेडर यहीं पर टिकेगी 1.3 मीटर नीचे, तो इस पूरे में से यदि मैं इतना माइनस कर दूं मेरे पास में इतना बचेगा, है ना। तो 5 में से जब मैं 1.3 माइनस करती हूँ तो 5 माइनस 1.3 मुझे दे देता है 3.7 मीटर। तो सिर्फ इतनी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 3.7 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखना इधर, अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पूरा जो यहां से इसको यदि मैं A पॉइंट ले लूं, टावर से लेकर के बिल्कुल फुट तक उसका जो है ना पोल, तो हमें AD पूरा कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। तो BD कितना हो जाएगा, BD इज इक्वल्स टू AD माइनस AB, मतलब 5 माइनस 1.3, मतलब क्या हो जाएगा ये 3.7। BD की वैल्यू अभी कितनी निकाल ली हमने, 3.7 मीटर। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC, आप पहले क्या निकाल लो, इसकी लैडर की लेंथ निकाल लो। तो लैडर की लेंथ हम कैसे निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर आ रहा है, हाइपोटेनस आ जाए, ऐसा कौन सा रेशियो है। तो सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इसमें ही आ रहा है, इसकी लेंथ को हम वापस से क्या ले लेते हैं, h ही ले लेते हैं। ठीक है, चलो, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60 दी है, तो साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा कितना हो रहा है, अच्छा BD निकालना है, परपेंडिकुलर BD अपॉन हाइपोटेनस मतलब BC। तो BD की वैल्यू कितनी थी हमारी 3.7 और BC की वैल्यू कितनी है हमारी, अच्छा BC तो हमें निकालना ही है ना। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू वापस शीट, साइन
60 मतलब √3/2। ठीक है, वैल्यू पुट करी, √3/2 रखा, इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इधर आ जाएगा, h इधर आ गया, √3 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 3.7 के नीचे आ गया √3, और ये जो 2 था ये किधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इंटू 2। अच्छा, मल्टीप्लाई करा, 2 7 14, 1 कैरी, 2 6 7, 7.4 अपॉन √3। हमें क्वेश्चन में ही √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.73 दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब जब हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है तो इसे डिवाइड दे दो 1.73 को 74 से। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना 7.4 को डिवाइड करने पे 1.73 से, वो आएगा 4.27 मीटर। अभी हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिवाइड करके बताऊं, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं डिवाइड करके बताऊं तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है ना, मैं शॉर्ट्स बना दूंगी उसका छोटा सा फटाफट से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाइट आ गई कितनी, 4.27। अब हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो अब इसी ट्राइंगल में हम क्या लगा देंगे, बेस वाला रेशियो लगा देंगे। अब ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस साथ में आता हो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दैट आर चेंज परमानेंटली ब्लैक, मतलब 10/60 अब हमें लगाना है। तो 10/60 मतलब परमानेंटली ब्लैक, मतलब P/B, मतलब BD अपॉन CD। ठीक है, तो BD अपॉन CD लगाया तो 10/60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, देख के बताएंगे जल्दी से, √3 हो जाती है। ठीक है, √3 रखी वैल्यू, √3 इज, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 नहीं, हमारा ये जो इतनी इतनी वैल्यू आई है ना वो रखनी पड़ेगी, मतलब हम तो BD रख रहे हैं, तो ये 5 नहीं 3.7 होगा, 3.7। ठीक है, तो अब जब हम 3.7 को 1.73 से डिवाइड करेंगे, मतलब √3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, CD इज इक्वल्स टू 2.14 मीटर आ जाएगा डिवाइड करने पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।